नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम्यो विज़न पर। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करें। इस विषय पे ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है जो या तो इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर इंटर्नशिप करने के बाद प्रैक्टिस में आने को वो तैयार हैं। तो हम जब भी अपने सेटअप की शुरुआत करेंगे एक सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। और नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक क्लिनिक ले लिया, छोटा-सा किराए की ले ली और उसके बाद 10 बाई 10 का एक सेटअप डाल दिया, उसी में एक टेबल कुर्सी लगा दिया, हरा पर्दा लगा दिया, प्रैक्टिस की शुरुआत हो गई। नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है। हमको जब भी अपनी शुरुआत करनी है एक सिस्टम से करना है। और जब तरीके और सलीके से करेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, पेशेंट के भी मन मस्तिष्क पे पड़ता है कि हम कहाँ आए हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। आप डॉक्टर्स का चेंबर एकदम सेपरेट रखिए, एकदम ही अलग। उसमें ना तो किसी की एंट्री हो पेशेंट के अलावा, बहुत हो तो एक अटेंडेंट आप बुला सकते हैं, वो भी ज़रूरत पड़ने पर। आप उसको साथ में ना बुलाएं, ज़रूरत पड़ने पर ही बुलाएं। और वो ताकि वो इत्मीनान से अपनी बात को कह सके। बहुत बार क्या होता है कि साथ में आए हुए लोगों से ही दिक्कत होती है। अब सपोज़ कीजिए कि मैटर यहाँ पे सास बहू का है, बहू बहुत तनाव में रहती है या कुछ और भी दिक्कतें हों और वहीं बगल में खड़ी है। आप उससे पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, कैसे आपका रिलेशन चल रहा है घर में, तो वो क्या बता पाएगी? सारी प्रॉब्लम तो बगल में ही खड़ी हैं, तो कैसे बताएगी? तो उसी तरह से कई दिक्कतें हैं और ऐसा नहीं कि औरतों के साथ ही दिक्कत है, पुरुषों के साथ भी दिक्कत है। बहुत चीज़ें हैं जो आदमी शेयर नहीं करना चाहता, हर जगह नहीं बताना चाहता, सीक्रेसी मेंटेन करना चाहता है। तो उस हिसाब से भी हमारा चैम्बर एकदम सेपरेट होना चाहिए। यहाँ तक कि उसमें कंपाउंडर वगैरह की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। दवा का डिपार्टमेंट हमारा एक अलग होना चाहिए ताकि हम यहाँ से अपनी स्लिप भेज दें और वो दवा बना के पेशेंट को समझा के भेज दें वहाँ से। तो उसको भी अलग रखना होगा। दूसरी चीज़ कि अगर अच्छा होगा, जैसे बहुत बड़ा अगर सेटअप नहीं भी कर सकते तो एक मानक पे कर सकते हैं कि पेशेंट का जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही कम से कम उसकी 2-3 चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। एक तो बीपी की जाँच वहीं पे हो जाए, हाइट वेट की जाँच वहीं पे हो जाए, पल्स की जाँच हो जाए, टेम्परेचर की जाँच हो जाए, उसके बाद ही नंबर आने पे वो चेंबर में आए। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जब ये जो पैरामीटर अभी बताए हमने, इस पैरामीटर को जब वो लेके आएगा तो आप पहले तो उस पेपर को देखते ही, पर्चे को देखते ही बहुत सारी चीज़ें आपके मन में क्लियर हो जाएँगी। बहुत दिक्कतें ऐसी हैं जो लो बीपी की वजह से हैं, हाई बीपी की वजह से हैं, या हो सकता है उसको फ़ीवर हो, उसको समझ में नहीं आ रहा हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, पल्स उसका बहुत ज़्यादा है या पल्स बहुत कम है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएँगे और दूसरा पेशेंट को भी बहुत इत्मीनान होगा, बहुत ज़्यादा उसका फेथ डेवलप करेगा और विश्वास बढ़ेगा उसका। फिर आपके चैम्बर में जब आता है तो पहले उसको आप इत्मीनान से सुनें, कोई क्रॉस क्वेश्चन वगैरह ना करें, क्योंकि सबसे पहले जो बोलेगा वो प्रेज़ेंट सिम्पटम है और प्रेज़ेंट सिम्पटम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रेज़ेंट, प्रीडोमिनेंट एंड पर्सिस्टेंट, ये तीनों सिम्पटम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम इनको सुनें। दूसरी चीज़ कि अगर आप अपना लोकेशन छोड़ के किसी और लोकेशन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ आपको वहाँ का स्थानीय भाषा का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो है अपने लोकल लैंग्वेज में अपनी चीज़ों को बोलता है, वो कहना कुछ और चाहता है लेकिन आप उसका अर्थ कुछ और ही लगा लेंगे, तो वहाँ पे भी मामला फिर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उसका कहने का तात्पर्य कुछ और था, आपने अंदाज़ा कुछ और ही लगा लिया, क्योंकि आप उसके शब्दों पे गए। और हर जगह एक शब्द का अलग-अलग अर्थ भी हो सकता है अलग-अलग भाषा में, तो ये भी दिक्कत होती है। अब जैसे हम लोग का जो क्षेत्र है वो मोस्टली वो हिंदी और भोजपुरी का है। तो जैसे कोई लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी अगर बहुत नहीं आती उनको, तो वो जब गाँव देहात में प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे वो अटक जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या इसको समझें, क्या बोलना चाह रहा है पेशेंट, क्या पेशेंट बोलना चाह रही है। तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप कुछ और कहना चाहते हैं, वो कुछ और कहना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं अपनी क्लिनिक का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको भी हँसी आएगी। एक महिला आई हमारे यहाँ और उन्होंने बोला कि सर लीकेज का कोई दवाई है? तो पहले तो जब आप शब्द पे जाएँगे लीकेज, तो दिमाग में आएगा कि यार ये गलत जगह तो नहीं आ गई, इसको प्लम्बर से मिलना था, मेरे से आके मिल ली। हाँ, तो
फिर मुझे लगा कि आप कहाँ आई हैं, आप क्लिनिक में आई हैं, होम्योपैथी क्लिनिक में? हाँ 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 डॉक्टर साहब, होम्योपैथी क्लिनिक में आए हैं। तो हम लीकेज के बारे में थोड़ा सा जानना था, बहुत परेशानी है, तो क्या दिक्कत हो रही है उससे? तब बोली कि उससे बहुत कमर दर्द होता है, कपड़े में दाग लग जाता है तो नहीं छूटता है। तो वहाँ सेंस आपका क्लियर हो गया कि हाँ, मामला लिकोरिया का है, धात का है। तो इसी तरह से एक तो ये ठीक है, ये भाषा की बात नहीं थी, ये टर्म्स की बात थी, लेकिन भाषा में भी दिक्कत होता है। अब जैसे हम लोग जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वहाँ की भाषा एकदम अलग थी, न भोजपुरी थी न हिंदी थी। उसको मैथिली या क्या बोलते हैं, बहुत क्लियर नहीं है। तो इंटर्नशिप में जब मैं था तो उस टाइम एक पेशेंट आया तो बोला कि हमें 3 दिन से दिशा हो रहा है, पतला दिशा हो रहा है। तो अब दिशा का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था। तो वहाँ एक मेरा कलीग था, स्थानीय था, उसको मैं बोला कि अरे यार देखो क्या चक्कर है। तो वो बोला कि नहीं, दिशा का मतलब यहाँ पे वो लैट्रिन से है, स्टूल से है। तब वो चीज़ें क्लियर हुई। तो इसी तरह से जब आप कहीं और भी जाते हैं, दूसरे भाषा के उसमें जाते हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ की जानकारी ज़रूर रखिए। और तीसरी चीज़ कि आप अपने यहाँ क्लिनिक पे, बहुत क्लिनिक पे मैंने देखा है, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस पे हैं और आप महसूस भी करेंगे। आप 10 क्लिनिक घूम लीजिए, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। कई जगह क्या होता है कि बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं क्लिनिक पे, उस पे परहेज करके लिखा होता है, कम से कम 50 चीज़ें लिखी होती हैं एक लाइन में कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो वहाँ पे क्या होता है, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। पहले आके आपके यहाँ बैठेगा और देखेगा इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई, यार ये तो हमारे बस का नहीं है होम्योपैथिक दवाई खाना, इसलिए कि हम परहेज नहीं कर पाएंगे तो ये दवा नहीं काम करेगी। तो परहेज भी कई कंडीशन की होती है, कई तरीके की होती है। कुछ परहेज तो दवा से होती है कि इस दवा में हमको ये चीज़ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कुछ परहेज बीमारी के हिसाब से होती है कि इस बीमारी में इन इन चीज़ों को मना करना चाहिए, इन चीज़ों को खाने को बोलना चाहिए। ये हो गया। दूसरा, पेशेंट के शारीरिक अवस्था पे भी डिपेंड करता है कि इनको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आप पहले ही से सब कुछ मत लिखवा दीजिए, इसका भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। और ना तो अपने पर्चे पे लिखवाइए। हम बहुत लोगों को पर्चे पे भी देखे हैं, पूरा 4-5 लाइन का वो लिखा होता है कि मतलब 50 चीज़ें लिखी होती है कि नहीं खाना है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है। आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे ना तो आपको नशे वालों में भी दवा उतनी ही काम करती है जितना एक सामान्य व्यक्ति में करता है। सिम्टम्स मिलने चाहिए, आप सिम्टम्स पे टिके रहिए, आप अपने सिस्टम पे टिके रहिए, पेशेंट ठीक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, परहेज़ कराना हो तो परहेज़ आप उसके कंडीशन के हिसाब से कराइए ना, बीमारी के हिसाब से कराइए। कुछ दवाएँ हैं जिसमें कुछ चीज़ें मना होती हैं, ख़ास तौर से कि इस दवा में ये चीज़ नहीं खाना है, इस दवा में ये चीज़ नहीं खाना, तो आप उसको मना करिए। कुछ बीमारी के हिसाब से परहेज़ होता है, उसको मना करिए। तो इस तरह से आप करा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप वहाँ पे सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट किसी पैथी का हिस्सा नहीं है, वो हमारे एक भोजन का हिस्सा है, हमारे भोजन के पदार्थों का हिस्सा है। तो आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बाकायदे एक लेटर भी है सीसीएच का, दुर्भाग्यवश अभी वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं इस पे डाल पा रहा हूँ, तो उसका लेटर नंबर भी डाल देता मैं। आप सेलाइन भी प्रयोग कर सकते हैं, बस शर्त यही कि आपने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो। तो अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ है उसमें। आप सेलाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, विटामिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मिनरल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बाकायदे अपने पर्ची पर लिख सकते हैं कि आपको विटामिन डी का ज़रूरत है, आपको इसकी ज़रूरत है। और देखिए होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें तो आपको मैनेजमेंट आपने बता दिया, डाइट बता दिया, उसी से कंप्लीट हो गया। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती भी है अगर लिखने की, तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोगों को शंका होती है कि हमारा मेडिकल, हमारा फिटनेस मान्य होगा, नहीं होगा, या पब्लिकली भी बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि सिर्फ एलोपैथिक का ही फिटनेस और मेडिकल मान्य होता है, तो ऐसा भी नहीं है। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बाकायदे फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है, वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको मानना है। इसका लेटर है, इसका लेटर नंबर भी डाल दूंगा, इसका फ़ोटो भी इस पर डाल दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा कहीं से भी कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी प्रैक्टिस शुरू करें
तो मेडिसिन की क्वालिटी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रखें ताकि आपको अपने प्रेस्क्रिप्शन का प्लस माइनस पता चल सके कि आपका प्रेस्क्रिप्शन सही है, गलत है, जो भी है। अगर दवा की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप हमेशा संशय में रहेंगे कि हमारा प्रेस्क्रिप्शन गलत है या दवा गलत है। इसलिए दवा की क्वालिटी आप हमेशा अच्छी रखिए। दूसरी चीज़ कि आप जब भी प्रैक्टिस करिए उसका ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स ज़रूर रखें, या जितने भी टेस्ट कराते हैं पहले का, ट्रीटमेंट के दौरान का या ट्रीटमेंट के बाद का, ये सारे रिकॉर्ड्स रखें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हमेशा एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम प्रमाणों के साथ कहीं भी बात कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस में हमेशा प्रमाणों का होना बड़ा ज़रूरी है। इसके रिकॉर्ड्स को आप हमेशा रखें और मेंटेन रखें, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में रखें, फिजिकल फॉर्म में रखें, लेकिन दोनों फॉर्म में रखें। डिजिटल फॉर्म का कोई भरोसा नहीं कब गड़बड़ हो जाए, इसलिए दोनों फॉर्म में रखना ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा प्रैक्टिस के संबंध में, प्रैक्टिस में आप हमेशा एकदम नियमित बने रहिए, क्योंकि पंक्चुअलिटी का बड़ा रोल है। आपने जो टाइम दिया है उस टाइम पे आप रहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक व्यवस्था बना लेते हैं, उनका कंपाउंडर होता है और जब भीड़ हो जाएगी तब वो फ़ोन करेगा, तब डॉक्टर साहब वहाँ से चलेंगे। हाँ, तो आप इस तरह का व्यवस्था ना करें, आप एकदम टाइम से रहिए। एक भी पेशेंट आता है, अगर वो टाइम आपका पता है कि 8 बजे सुबह बैठ जाते हैं, तो 8 बजे आता है तो आप उसको मिलें। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इस वीडियो को जितने भी हमारे चिकित्सक मित्र देख रहे हों, तो उनसे एक गुजारिश है, हमारे बहुत सारे जो चिकित्सक शिक्षक हैं वो भी हमारे मित्र हैं, तो इन लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को कम से कम उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो प्रैक्टिस में आने के करीब हैं, या तो फाइनल ईयर में हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर चुके हैं, वो प्रैक्टिस शुरू करने की फिराक में हैं। तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है मेरी एक आध लाइन किसी के काम आ जाए, और इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र होंगे। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।